आओ सृजन करें, हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। अभिव्यक्ति साहित्य कला की, अभिव्यक्ति हर क्षण ऊर्जा की। आ, आ, अभिव्यक्ति साहित्य कला की, अभिव्यक्ति हर क्षण ऊर्जा की। चेतन है करे रोम रंग सब, चेतन है करे रोम रंग सब। आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। सृजन करे मिल विश्व शांति का, सृजन करे मिल मानव हित का। सृजन करे मिल विश्व शांति का, सृजन करे मिल मानव हित का। सृजन करे रुचि कौशल सुनीति का। आओ सृजन करे, आओ सृजन करे, आओ सृजन करे, आओ सृजन करे। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। आत्मा की शक्ति अनंत है, आत्म चेतना भर कर स्वर में। आत्मा की शक्ति अनंत है, आत्म चेतना भर कर स्वर में। अपने को जाने पहचाने, अपने को जाने पहचाने। आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें, आओ सृजन करें। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। हम मिले सृजन पथ पर चलते, हम मिले सृजन करते करते। सत्य सृजन है नश्वर जग में, आओ सृजन करें, 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 आओ सृजन करें। एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रंजना जी, मैं इसको पॉलिसी शिफ्ट नहीं कहूंगा। अमेरिका क्या कहता है पाकिस्तान के विषय में, वो अलग सी। So a very good evening to one and all. Myself Anukriti Raj, the moderator of the series Azadi Ka Amrit Mahotsav, organized by Expressions in Languages and Arts Foundation, Lucknow, Uttar Pradesh. On behalf of the foundation, I take this opportunity to extend my heartiest greetings to the speaker this evening, Bharat Bhushan ji, and to all my dear friends and participants who have joined us. जैसा कि आप भली भांति परिचित हो चुके हैं कि हमारे इस श्रृंखला भाषा, साहित्य और समाज, काव्य पाठ, चर्चा एवं संवाद है, उसके पीछे उद्देश्य और मकसद क्या है। इसी आज़ादी के सफ़र एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन के संग आज हमारे वक्ता हैं भारत भूषण जी. So I now take this privilege to introduce before the participants the speaker today, this evening, Bharat Bhushan ji. Bharat ji is a final year LLB student at Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow. He consistently writes articles for the education newspaper Bihar Educational News, published from Patna. Apart from it, he is a creative writer and also he is the convener of the cultural committee at Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow. और आज हमारे बीच हमारे वक्ता भारत जी हमारे समक्ष इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है आज़ादी और युवा पीढ़ी, आज़ादी के मायने
और उसमें युवा पीढ़ी का योगदान, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। सो नाउ आई रिक्वेस्ट भारत जी टू प्लीज टेक ओवर। Am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति जी। सर्वप्रथम मैं एला फाउंडेशन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं हमारी गुरु माता डॉक्टर अलका सिंह जी के प्रति, जिन्होंने यह अवसर देकर मुझे कृतज्ञ महसूस करवाया है। जैसा कि ये अमृत महोत्सव की पूरी श्रृंखला है भाषा, साहित्य और समाज, ये तीनों अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाषा से साहित्य जुड़ा है और साहित्य से ही समाज का निर्माण होता है। मैं जो आज का मेरा विषय है वो है आजादी और युवा पीढ़ी। तो ये हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कथन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो समाज के निर्माण में वो तब हो या अब हो, युवाओं का हमेशा से एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर हम आज के परिवेश में देखें तो भारत जैसा एक देश जहां लगभग 70% युवा हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं विश्व पटल पर भारत के लिए कुछ कर गुजरने का, कुछ करके दिखाने का, और विश्व गुरु का जो सपना हम देखते चले आ रहे हैं उसको पूरा करने का। आजादी के वर्षगांठ के रूप में अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आजादी के उन परवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, जिनके बलिदान स्वरूप आज हम इस खुली हवा में सांस भी ले रहे हैं, और जो संविधान, जिस संविधान की जब नींव रखी गई जिस आजादी के ऊपर, उसी के कारण जो है आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं या चर्चा कर पा रहे हैं। देखिए, आजादी, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ अधिकार होते हैं जिनको लेकर मनुष्य पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आजादी के मायने भी बदलते जाते हैं। अगर जब हम गुलाम थे तो हमारे लिए जो प्रायोरिटी थी वो बस अंग्रेजों से आजादी थी, लेकिन जैसे जैसे हम आजाद होते गए हमें नए मौलिक अधिकार मिले, और आज के परिवेश में अगर हम देखें तो आजादी के मायने पहले से बहुत ज्यादा भिन्न है, और इसी को हम कहते हैं प्रोग्रेस, कि हम उस पिछले युग को छोड़कर आगे आ चुके हैं। तो जब हम आजादी की बात करते हैं, जब हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर शायद हमारी नजर नहीं गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, शायद गलती है उन इतिहासकारों की, उन कलमों की, जिन्होंने शायद उनके बारे में लिखना इतना उचित नहीं समझा, या फिर इतिहास के पन्नों ने उनको भुला दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको तो हम सब जानते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की जब हम बात करेंगे तो अचानक से मन में एक ऐसे आदमी की छवि उभरती है जो एक नौजवान है और जिसने अपने धर्म पंथ को छोड़कर देश की आजादी के लिए कमर कस ली है। हैट पहने हुए उस नवयुवक की चित्र जो है हम सब की आंखों के सामने आती है। अगर हम HSRA की बात करें, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, तो उसमें उसको एक भटके हुए नवयुवकों का संघ कहते हुए किसी को उस समय कोई अतिशयोक्ति नहीं होती थी, लेकिन भगत सिंह जैसे युवकों ने उसको एक दिशा दी। उन्होंने इस बात को सोचा, प्रेमचंद की भाषा में अगर हम कहें कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत के काम आए, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। सोझे वतन में प्रेमचंद ने इस चीज को लिखा था, और उस किताब पर अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो भगत सिंह ने उस चीज को समझा कि खून बहाना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो अपना हो या चाहे सामने वालों का। बड़ी चीज है कि आप उस एक खून के कतरे से आवाम को किस तरीके से जोड़ते हैं। तो उस समय भी जो हमारे युवा थे, अगर हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो जो सोवियत यूनियन की जो लिबरेशन हुआ या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उनसे उन लोगों ने सीख ली कि बस एक वतन को आजाद कराना ही जो है वो मकसद नहीं है। मकसद ये है एक समाजवादी वतन का निर्माण करना, एक ऐसे वतन का निर्माण करना जहां कोई भेदभाव ना हो। और अगर हम देखें तो कुछ हद तक, हालांकि पूरी तरह से उस उद्देश्य को नहीं पा लिया गया है, लेकिन कुछ हद तक जो है हम उसको पाने में समर्थवान रहे हैं। यह देश गौतम बुद्ध का देश है।
एक ऐसा युवा राजकुमार जो कि टहलने को निकलता है और बाहर कुछ ऐसी चीजों को देखकर उसके मन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर साधना में लग जाता है। और ऐसे युवक की ये देश है और उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। और जब हम बात आजादी की करते हैं तो और युवाओं की करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये देश अभिमन्यु का देश है। वह 17-16 साल का युवक जो कौरव महारथियों के बीच में घिरा था और अपने धनुष बाण और सारे शस्त्र अस्त्र छिन्न हो जाने के बाद भी रथ का पहिया उठाता है और दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों से लड़ भिड़ने को उठता है। तो हमारे प्रेरणा स्रोत वैसे लोग हैं। आज के युग में जब हम आजादी की बात करते हैं तो कुछ पंक्तियां हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस देश के प्रत्येक युवा के मन में हमारे देश के प्रति श्रद्धा है, हमारे देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना है। हमने तब भी आजादी के लिए युवाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और आजादी के बाद भी जंग हुए जिसमें कई युवाओं ने अपने प्राणों की बलिदान दी। सबसे जो आखिरी युद्ध हमने लड़ा, आज भी हम आंतरिक और बाहरी तरीके से अपने देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम कारगिल युद्ध की ही बात करें तो जिन युवाओं ने अपने प्राणों की बलिदान देकर इस देश की सुरक्षा को निश्चित किया, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। हम कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें या मनोज पांडे की, वो 22-23 साल के नवयुवक जिन्होंने अपने जिंदगी में 25 वसंत भी नहीं पूरे किए थे, हंसते हंसते और जिस बहादुरी के साथ सामना करते हुए उन्होंने देश की सीमाओं को महफूज किया, यह देश सदा उनके लिए कृतज्ञ रहेगा। मानव जीवन को बेहतर बनाना ही एक समाज का लक्ष्य होता है और इसकी जिम्मेदारी युवाओं के उन मजबूत कंधों पर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। अगर 2021 के होने वाली जनगणना को देखी जाए तो करीब 70% युवा शक्ति है इस देश में। और युवाओं और जो 2021 की जनगणना है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें युवाओं की जो एवरेज एज बताई गई है वो 29 वर्ष है। लेकिन मैं युवाओं को एक एज ग्रुप में बांध कर नहीं देखता। वो युवा वो है जो नए विचार रखता है, जो नए दौर को समाज से जोड़ता है, जो राष्ट्र हित में बदलाव की क्षमता रखता है, वह युवा है। और किसी ने बहुत सच ही कहा है कि युवाओं के बारे में, संकल्प के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो तुम। संकल्प के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो तुम, मुकुट तुम ही हो भारत माँ के, तुम ही हिंदुस्तान हो तुम। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो युवाओं के ऊपर एक अलग किस्म की जिम्मेदारी है। पहले हमने आजाद होने की लड़ाई लड़ी है, आज हम उस आजादी को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आजादी बस बाहरी तत्वों से नहीं होती है, आजादी भ्रष्टाचार से, आजादी अन्याय से। वो बहुत सारे लोग होंगे जो किसी अन्याय या भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते होंगे, लेकिन एक सच्चा राष्ट्रभक्त, एक सच्चा युवा वो है जो इन चीजों को नजरअंदाज ना करे और इन चीजों के खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखता हो, इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता रखता हो। क्योंकि ये जिम्मेदारियां जो हैं हमारी हैं, कोई और आके हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर हम युवा की बात करते हैं तो मैं प्रकाश डालना चाहूंगा 15 साल के उन दो नवयुवकों के लिए जिन्होंने 20वीं सदी में सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमकर आजादी की नींव रखी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड में प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली थी, लेकिन 15 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, ऐसे लोग होने चाहिए। आज के समय में युवाओं को निश्चय कर लेना है कि वो किस पथ पर अग्रसित होना चाहते हैं और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो ऐसे युवाओं को, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि युवा शक्ति तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक उनको कोई लक्ष्य ना हो। उनकी किसी भी चीज को, लोहा तब तक लोहा है जब तक वो किसी एक हथियार के रूप में नहीं ढाल लिया जाता, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसी तरह युवाओं को भी
चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीजों को देकर जो है एक एक रूप देने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम आजादी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ऐसा पक्ष आजादी का, एक ऐसी लड़ाई जो शायद हम सबके इतिहास के पन्नों से अछूती रह गई, वो थी चिटगांव की आर्मरी डकैती या आर्मरी रेड। उसको डकैती कहना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जिसमें सूर्य सेन, गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती या हरिगोपाल बाल, जिनको टेगरा के रूप में भी कहा जाता है, ऐसे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसमें सोचने वाली और गौर करने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो युवक थे, ये युवक भी नहीं, ये तो 14-15 वर्ष के बालक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इस चीज की नींव रखी। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा चिटगांव आर्मरी डकैती के ऊपर कि 2 दिन के लिए ही सही चिटगांव को ब्रिटिश आर्मी से आजाद करा लिया गया था। ये एक बहुत ही सटीक प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से जो पुलिस की आर्मरी थी उस पर रेड किया जाए, उससे हथियार निकाल लिए जाएं, और तत्पश्चात जो है एक प्लानिंग इतनी एक्यूरेट थी कि टेलीग्राफ, टेलीफोन लाइंस के अलावा रेलवे लाइंस को भी ध्वस्त कर दिया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की जो मदद है वो अंग्रेजी सरकार के प्रति ना आ पाए। हालांकि हर चीज में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। इसी प्लानिंग के आगे यूरोपियन क्लब नाम की एक जगह थी जहां पे अंग्रेज इकट्ठा होते थे, तो वहां पे ये प्लानिंग की गई थी कि वहां जाके कुछ अंग्रेजी अफसरों की हत्या की जाए, लेकिन संजोगवश बात ऐसी थी कि उस दिन गुड फ्राइडे का डे था और वहां कोई नहीं था। जब हम चिटगांव आर्मरी डकैती या आर्मी रेड की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों ने जितना साथ दिया है, उससे कई गुना बड़ा जो योगदान है वो महिलाओं का रहा है, चाहे वो कल्पना दत्ता का हो या गोली खाकर शहीद होने वाली प्रीतिलता वाडेकर का हो। ये ऐसी वीरांगनाएं थी जो एक छाप छोड़ गई भारत के इतिहास में, और इन लोगों का एक बड़ा कर्ज है भारत के युवाओं के प्रति। और जैसा कि कल दिनकर जी की जयंती थी, तो दिनकर जी की ही कुछ पंक्तियां हैं वीर रस की। दिनकर जी लिखते हैं, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो हर तरीके से जो है युवाओं ने पहले भी और आज के तारीख में भी जो है हमारे आजादी, देश को आजाद कराने में और देश की आजादी को महफूज रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह देश हमेशा उन शक्तियों, उन युवा शक्तियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। युवाओं के लिए संदेश देते हुए अगर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भाषा में कहें तो उनकी एक बड़ी अच्छी कविता थी। इस द्वारा एक संदेश है कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो, समझो उसमें कुछ व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयोग करो मन को, कुछ तो उपयोग करो तन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज को पॉइंट आउट किया कि यह देश गौतम बुद्ध, अभिमन्यु जैसे युवाओं का देश है, और हमारे प्रेरणा स्रोत वो होने चाहिए। हमारे प्रेरणा स्रोत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग होने चाहिए, जिन्होंने एक रैम्पेंट रेवोल्यूशन को देश की आवाम के साथ जोड़कर एक दिशा दी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने जो है कि हथियार के दम पर आजादी पाने की कोशिश की, और वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं था, लेकिन उस चीज को एक दिशा दे पाना, उस चीज को आवाम के साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी, और इस चीज को रियलाइज किया भगत सिंह जैसे लोगों ने। और इसलिए जो है बाकी लोगों को लोग भूल भी जाएं, लेकिन भगत सिंह को इसीलिए शहीद आजम कहा जाता है। तो आज के समय में जब आजादी के मायने बदल चुके हैं, हमारे लिए आजादी बस खुली हवा में सांस लेने की आजादी नहीं है। क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, तो अनुच्छेद 21 जो है, जो राइट टू लाइवलीहुड आपका इंश्योर करता है, उस चीज में मेनका गांधी केस की हम बात करें या खड़क सिंह केस की बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं कि खड़क सिंह एक बहुत ही कुख्यात डकैत हुआ करते थे। तो उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई, कुछ दिन बाद उनको जेल हुआ, जेल काट के जब वो बाहर आए तो पुलिस ने उनके ऊपर सर्विलेंस लगाया। तो हम आजादी के मायने की जब बात करते हैं कि तब क्या थी आजादी और अब क्या थी, एक कुख्यात डकैत जब वहां से सजा काट के आता है
और अपने घर में थे, तो जब भी बाहर निकलते थे उनको पुलिस के 4 जवान मिल जाते थे। तो इस बात को लेकर खड़ग सिंह ने पिटीशन फाइल किया। तो उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी कि अ फ्रीडम इज नॉट mere अ फ्रीडम ऑफ रोमिंग अराउंड इन द कंट्री, इट इन्वॉल्व्स समथिंग मोर देन दैट। कहने का तात्पर्य ये है कि बस आजादी से घूमना ही हमारे लिए फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम के मायने अब बहुत ही बदल चुके हैं, आजादी के मायने बदल चुके हैं। चाहे वो मेनका गांधी केस की बात करें, चाहे वो ए.के. गोपालन के केस की बात करें, और आज के समय में अगर हम आजादी की बात करते हैं तो हमारे लिए स्वच्छ हवा, पानी, ये सब चीजें भी आजादी के अंदर आती हैं। 1986 के संशोधन के बाद जो मौलिक अधिकार थी, उसमें राइट टू एजुकेशन को भी जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन को 2003 में हमने फंडामेंटल राइट्स में रखा। पहले वो डीपीएसपी में था, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। तो एजुकेशन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें भी जो हैं आज हमारे लिए आजादी के एक स्वरूप के रूप में है। क्योंकि अगर इनके बिना हम, आजादी का मायना क्या है कि जिस आजादी को हम उन चीजों के बिना एंजॉय नहीं कर सकते, उन चीजों का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा सकते, तो वो आजादी किस काम। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं हमारे आज के एला फाउंडेशन के चीफ डॉक्टर आरपी सिंह सर का, अलका मैम जी का और हमारी समन्वयक अनुकृति राज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी। आपने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में आपने आज़ादी के मायने और उसमें युवा पीढ़ी के योगदान की चर्चा किया। और you talked about, in a brief, I would say that your talk was mainly, it focused on about the contribution of the youth in the Indian freedom struggle. So it mainly it focused on the role of the students, the war, the way they realize the importance of freedom, democracy, and their far-fetched thinking that drew its inspiration from the other revolutions of the world. This way, your talk highlighted the role played by the youths in upholding the sanctity of the nation. So, in continuation, I would like to add the slogan which Swami Viveka. I'm reminded of the slogan with Swami Vivekananda said addressing the audience, that arise, awake, and stop not till the goal is reached. So this is the slogan that took its inspiration from Katha Upanishad, and it actually drew inspiration from there. And so this message was an exhortation to the world, to shake the all types of hypnosis and the sloth, which. And so this way today our country, in our country we celebrate his birth anniversary as National Youth Day. So in a way to commemorate the Swami Vivekananda ji. तो जैसा कि आज हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है, मैं देख पा रही हूँ कि अभी हमारे पास 10 मिनट और है हम सेशन वाइंड अप करने में। तो मैं, जैसे आपने बताया बहुत अच्छे से कि कल हमारे राष्ट्र कवि जो हुए रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती थी, 123वीं जयंती हमने 23 सितंबर को मनाया। और उनके बारे में कल मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देते हुए एक उनकी कविता को पढ़ना चाहूँगी और उससे हम इसी सूत्र में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत भली भांति परिचित है कि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कि हमारे एक आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित थे। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया घाट, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। कल का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली रहा क्योंकि हमने दिनकर जी की 123वीं जयंती मनाए और जिनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी जैसे अवार्ड से सम्मानित हुए हमारे कवि जी हैं। तो मैं उनकी एक कविता हिमालय, आप दिनकर जी की कविता रही हिमालय, वो आपके समक्ष मैं पढ़ना चाहूँगी और मैं आपके समक्ष श्रोतागण को
निवेदन करूंगी कि आप कृपया उसको सुने और उसकी महत्व को समझें इस समय की द डिमांड्स हिमालय। मेरे गणपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला मेरे जननी के हीम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भारत। I am there was some network connectivity issues, so I would resume now. So मेरे गणपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल मेरे गणपति मेरे नकपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोत्तर नित्य महान, निर्सिम व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल मेरे नकपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तू कर हुग्नमेश, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की यमी धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति, तूने की पुकार पद दलित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तरफ रहे डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल, कितनी मणियां लुट गई मिटा कितना मेरा वैभव वशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, किन द्रौपदियों के बाल खुले किन किन कलियों का अंत हुआ, कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ कितने दिन ज्वाला वसंत हुआ, पूछे सिकता कर्ण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरा अशोक मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलर धाम कहाँ, पैरों पर ही है खड़ी पड़ी हुई मिथिली भीखाणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी, री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत तिरान जापान चीन तक गए संदेश कहाँ, वैशाली के भग्रावशेष से पूछ लिक्ष्वी शान कहाँ, ओरी उदास गंड की बता विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा कैसा यह ध्वंस राग, अम्बुधि अंतरस्थल बीच छिपी यह सुलग रही कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाला, तू सिंहनाद कर जाग तपी मेरे नगपति मेरे विशाल, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गंडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार, हर हर बम का फिर महोच्चार, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निषाद, तू सैलटाराट हुंकार भरे फट जाए कुहा भागे प्रसाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी आज तप का न काल, नव युग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल। एक छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष पेश करना चाही थी हिमालय, जिनका ये हिमालय कविता से दिनकर जी ने इस हिमालय का गुणगान किया है ना। एक तरह से कवि हिमालय से इस संकट की घड़ी में अपने मौन त्यागने की बात करते हैं और सहायता करने को प्रेरित करते हैं। कवि कहते हैं कि हमारा स्वदेश वीरान हो गया है, सो ये समय है हमारे, जैसे आपने बहुत अच्छे से भारत जी ने आपने बहुत सुंदर बताया कि ये हमारा स्वतंत्रता केवल पहले हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी और अब जो है वो हमारी लड़ाई, हम इसको
बना कर रखी, हमारी स्वतंत्रता, हमारे विचारों की स्वतंत्रता, हमारी इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा के रखे। तो इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगी, जो दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि हुए, वो एक राष्ट्र के, अध्यात्म के, जन के, पुराणों के कवि थे। भले ही वह हमारे बीच आज नहीं हैं, पर उनकी कविताएं आज भी जीवंत और प्रासंगिक हैं। मैं एक्सप्रेशंस इन लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स फाउंडेशन लखनऊ की तरफ से दिनकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ, श्रद्धापूर्ण नमन करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दिनकर जी साहित्य जगत के दिनकर हैं। धन्य है भारत भूमि जिसने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। और भारत जी, आपने जैसे बताया कि हम, ये तो भगवान बुद्ध का ये जन्म स्थल है। इतने बड़े बड़े महान गुरु और महान संतों का यह देश रहा। और ये तो उन्होंने अपनी जैसे कि हमारे दिनकर जी हमारे अपनी ओजस्वी रचनाओं से राष्ट्रीय चेतना को सृजन करने का काम किया। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि दिनकर जी की कविता जो है वो ये इसी भाव को प्रकट करती है। और बिल्कुल, जब भी दिनकर जी वीर रस की बात आती है तो ऐसा कोई नहीं कि दिनकर जी को कोई भूल सकता है। दिनकर जी और दिनकर जी से हमारे कनेक्शन थोड़े इसलिए भी गहरे हैं क्योंकि जहां से मैं आता हूं, मुजफ्फरपुर से, वहां लंगट सिंह महाविद्यालय में दिनकर जी बतौर प्रोफेसर थे। पहले उनके बारे में एक वाकया है, तो मैं जरा आपके साथ करना चाहूंगा। हुआ कुछ ऐसा था कि दिनकर जी शायद डॉक्टर रवि भूषण सिंह है, वो मुझे करेक्ट करेंगे मैसेज में अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। दिनकर जी वहां पहले पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने एमए या किसी चीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। तो उस समय के जो तत्कालीन डीन थे उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो रामधारी सिंह, कि तुम्हें हम लोग पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी लिखी रचनाओं को जब पढ़ाया जा रहा है तो तुम उसका एडमिशन कैसे ले। तो उनको बतौर शिक्षक फिर वहां पे पोस्ट दिया गया। शायद डीन से रिटायर्ड हुए डॉक्टर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, और लंगट सिंह महाविद्यालय में उन्होंने पढ़ाने का काम किया। और मुजफ्फरपुर की जो धरती है वो हमेशा से शिक्षा से बहुत जुड़ी रही। आचार्य जीवी कृपलानी का नाम हम सब जानते हैं, जो कि आजादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजादी नहीं जो, बल्कि जो संविधान सभा के डिबेट्स आप उठा के देखिए, उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों पर उन्होंने चर्चा किया है। वो भी लंगट सिंह महाविद्यालय में बतौर प्रोफेसर थे। और जैसा कि हम यूथ पे चर्चा करने आए थे, मैं बहुत ही इस मामले में एक चीज मानता हूं कि विवेकानंद जी को मिस करना एक बहुत बड़ा अपराध था मेरे पार्ट पे, कि जब हम युद्ध की बात करेंगे तो हम विवेकानंद जी को नहीं भूल सकते। उन्होंने, उनकी जो एक वो शिकागो में जो विश्व सम्मेलन में जो भाषण था, उसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। जो लोगों के मन में एक छवि थी कि भारत एक सपेरे और साधुओं का देश है, उस छवि को हटाने में, और जिस तरीके से उन्होंने भारत को विश्व पटल पर रखा, उसके बाद लोगों में एक जागृति आई, जी हाँ, भारत क्या है। और भारत आज के समय में हमारे युवाओं को विवेकानंद जी जैसे लोगों से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि बहुत कम उम्र में वो ईश्वर को प्यारे हो गए, और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लॉर्ड बायरन ने भी कहा है कि गॉड लव्स देम हु डाई यंग। जितने भी लोग बहुत जल्दी ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, वो शायद क्योंकि वो ईश्वर को प्यारे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी बुला लिया जाता है। तो आज के युवा को यह तय करना है कि वो विवेकानंद को अपना इंस्पिरेशन मानता है, भगत सिंह को अपना इंस्पिरेशन मानता है, लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे या विजयन थापर को अपना इंस्पिरेशन मानता है, या किसी और को। और युवाओं को यह चीज तय कर लेनी चाहिए कि समय, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, समय का सदुपयोग करना और सही तरीके से, क्योंकि लोहा एक धातु है, लेकिन जब तक उसको पीटा नहीं जाता, उसको पिघलाया नहीं जाता, तब तक वो किसी स्वरूप में नहीं आता। और अगर वो किसी स्वरूप में नहीं आता तो वो कबाड़ में ही जाता है। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत ही पेशेंटली मुझे सुना, और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भारत भूषण जी, मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और मैं अपने सारे श्रोतागण का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आप हमारे इस चर्चा में शामिल हुए, और हमारा ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहें, आगे भी जुड़ते रहें। कल हम दोबारा एक दूसरे सेशन के लिए 6:30 बजे पुनः इसी लिंक के साथ जुड़ेंगे, जूम पर ही जुड़ेंगे। और तब तक के लिए मैं आपके लिए एक आभार गीत प्रस्तुत करती हूँ फाउंडेशन की तरफ से।
और सभी को आभार व्यक्त करती हूँ।